जय हिंद प्यारे साथियों। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि हम लगभग एक महीने से देखते और सुनते आ रहे हैं कि ईरान, इजराइल और अमेरिका का युद्ध चल रहा है। ईरान और इजराइल का युद्ध शुरुआत हुआ था, लेकिन अमेरिका ने एंट्री करते ही इजराइल की जो लड़ाई थी वो अपने हाथों में ले ली, जिससे ईरान को बहुत बुरा लगा और ईरान ने यह समझा कि मेरी लड़ाई इजराइल से थी लेकिन अमेरिका ने ले ली, तो मैं अमेरिका को इस प्रकार का सबक सिखाऊं कि ये किसी भी देश में जा करके इसको हम एक व्यक्ति या विशेष के नाम से समझेंगे। कैसे? जैसे अमेरिका देश, आपने देखा होगा कहीं भी किसी भी देश में लड़ाई चल रही हो, नहीं भी चल रही हो, तो अमेरिका का काम क्या होता है, जो कमजोर देश थे उनको हथियार, धन, जो भी उसके लिए आवश्यक सामग्री रहती है उसको मुहैया कराता था। इस वजह से अमेरिका की सभी देशों से लगभग बनी रहती थी। लेकिन यहाँ उल्टा अमेरिका के लिए हो गया। क्या हो गया कि ईरान ने इजराइल पर पहले एक आक्रमण किया था, उसके बाद में अमेरिका ने सुलह कराया था। सुलह कराने के बाद में इजराइल का ईरान पर इस प्रकार से अटैक हुआ कि उसके बहुत सारे प्राकृतिक जो गैस और पेट्रोलियम के जो भंडारण थे उन सभी का नष्ट हो जाना ईरान के लिए बहुत ही परेशानी का कारण बना था। तो ईरान ने सोचा कि क्यों ना अब की बार इजराइल को खत्म कर दिया जाए, इजराइल पर कब्जा कर लिया जाए। इस प्रकार की जो उसकी प्लानिंग थी उसको देखते हुए अमेरिका ने सोचा कि ईरान आज अगर इजराइल पर कब्जा करता है, इजराइल को नष्ट करता है, तो वो कहीं मेरे लिए परेशानी का कारण न बन जाए। तो अमेरिका ने उसमें इजराइल का साथ दिया और ईरान पर आक्रमण इस प्रकार से करवाए थे कि जो ईरान की सबसे महत्वपूर्ण जो अर्थव्यवस्था चलती थी, प्राकृतिक गैस भंडारण, तेल भंडारण जो थे उनको नष्ट कराया था। नष्ट कराने के बाद में उसने उस युद्ध को इस प्रकार से जारी रखा कि ईरान के जो पेट्रोलियम भंडारण थे उनको चुन चुन करके उन्हीं स्थानों पर अपनी बम मिसाइलें इजराइल के माध्यम से गिराई थी, जिससे इजराइल और ईरान की जो दोनों देशों की इकोनॉमी थी उस पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। अब हम जानते हैं कि ये युद्ध काफ़ी समय से चल रहा है। हम सबको लगभग पता होगा कि कौन कौन से देशों में युद्ध चल रहा है, क्यों चला है, इसके बारे में आपको पहले से पता है। तो लेकिन इससे किस किस देश को नुकसान हुआ है, किस प्रकार का नुकसान हुआ है, वो बताना चाह रहा हूँ। क्या है उसमें? ईरान किस देश को देता है तेल। आप देख रहे होंगे कुछ समय से जो गैस की किल्लत चल रही थी, लेकिन वास्तव में वो गैस की किल्लत नहीं थी, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी एवं विभिन्न प्रदेशों के जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने कहा कि गैस की भारत के पास में कोई कमी नहीं है। भारत के पास में भंडारण इतना है कि काफ़ी समय अगर ईरान से कुछ मात्रा में गैस की आपूर्ति हो पाती है तब भी हमारा काम चलता रहेगा, किसी भी प्रकार का बाधा नहीं होगी। तो उसी क्रम में देखा कि भारत के पास में उन जो व्यापारी कहें या स्टॉक मार्केट वाले रहते हैं वो अपने पास में इस प्रकार की वो कालाबाजारी करके आम जनता को परेशानी देते हैं। परेशानी देने के बाद जो आम जनता है, आम जनता परेशान क्यों होती है? क्योंकि वो अपने पास स्टॉक करके रख लेते हैं और फिर एक समय ऐसा आएगा कि कुछ समय के लिए शायद आपूर्ति न हो पाए या हो पाए, उस समय में वो अपनी मनचाही रेट के हिसाब से वो आपको मुहैया कराएंगे, इसलिए वो कालाबाजारी करते हैं। लेकिन भारत में अभी वर्तमान स्थिति को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के
आश्वासन या उनके आदेश के पालन में अभी भारत के पास में पर्याप्त गैस भंडारण है, तो हमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। हम देखेंगे कि ईरान है वो किस किस देश को तेल आपूर्ति कराता है और ईरान का कितना एरिया तबाह हुआ है, पूरी जानकारी। 21 प्रांत तबाह। अभी जो ग्लोबल ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया एवं जनसत्ता जो न्यूज हैं उनके माध्यम से ये खबरें प्राप्त हो रही हैं कि वहाँ के 21 जो प्रांत हैं, ईरान और इजराइल, अमेरिका, तीनों देशों के मिला के, देखिए युद्ध में किसी एक देश को हानि नहीं होती है। युद्ध में जो भी देश होता है उन दोनों को तो हानि होती ही होती है, लेकिन उससे सटीक में जो लगे देश हैं उनको भी हानि का सामना करना पड़ता है। तो ये हानि किस प्रकार से होती है, तेल है, बिजली है, खाने पीने का सामान, आने जाने का सामान और रक्षा उपकरण जो भी रहते हैं एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। कोई आयात 10% करता है तो कोई निर्यात 20% करता है। इसी प्रकार से हमारी जो अर्थव्यवस्था है, हमारा जो देश है, हमारा जो जीवन जीने की जो शैली है वो सुचारू रूप से चल पाती है। एक दूसरे देश के निर्भर रहते ही रहते हैं। कोई भी देश, कोई भी व्यक्ति अपने आप में सक्षम नहीं होता है। लेकिन यहाँ जो अभी जो एंट्री की थी ईरान और इजराइल देश के युद्ध के बीच में, उस देश ने समझा कि मैं अपने आप में सक्षम हूं, मैं इनको इस प्रकार से एक देश को हानि पहुंचा के, एक देश को वहां की जनता से लड़ा के मैं शायद वहां अपना वर्चस्व स्थापित कर सकूं और मेरा बोलबाला बरकरार दुनिया में बना रहे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो तेल है वो सबसे ज़्यादा किस देश को, ईरान से आवश्यक होता है, चीन को। सबसे ज़्यादा चीन तेल लेता है ईरान से। लेकिन चीन आज भी देखा होगा शांत है। वहाँ की किसी भी प्रकार की कोई खबर सुनने को या देखने को नहीं मिलती कि चीन में तेल की या गैस की कमी है। आप समझ सकते हैं। तो चीन अभी जो वर्तमान स्थिति को देखते हुए, यहाँ की जनसंख्या भारत से कम हो गई है लेकिन पहले भारत से अधिक थी, तो लगभग इन दोनों देशों को सबसे ज़्यादा तेल और गैस की आयात करना पड़ता है। तीसरा देश है तुर्की, चौथा देश है यूएई, कुवैत और कतर। तो ये जो देश हैं, तुर्की है, यूएई है, कुवैत है, कतर है, इस पर भी अमेरिका की नज़र बनी हुई है। क्योंकि ये तेल लेते हैं तो वहाँ के जो खनिज संसाधन होते हैं उनको वो देते हैं, तो उसको भी वो कब्जाना चाह रहे हैं। ईरान है, देखो ईरान कहाँ है, यहाँ है। ईरान के बाद यहाँ पे पाकिस्तान है, यहाँ पे पाकिस्तान है, यहाँ पे अफगानिस्तान है, और ये भारत का ऐसे ये सीमा लगी हुई है। तो इस प्रकार से जो है ईरान है, तो ईरान में जो भी युद्ध चल रहा है, मिसाइलें दागी जा रही हैं इजराइल की तरफ से या अमेरिका की तरफ से या ईरान की तरफ से, वहाँ के जो तेल भंडारण हैं और गैस भंडारण हैं उन पे अगर दागेंगे तो वहाँ पर गैस के आग के गुब्बारे टाइप के उठेंगे। उससे क्या होगा, अफगानिस्तान को वहाँ की जो काली धुंध है, धुआं है, काली जहरीला जो गैस है, वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो बॉर्डर के जो राज्य हैं, प्रांत हैं, उनको प्रभावित करेंगे। वहाँ पे बीमारियाँ फैलेंगी और ये भारत का जो पश्चिमी राज्य है, गुजरात है, राजस्थान है, वहाँ पर भी वो पश्चिमी हवाओं के कारण हानि का सामना करना पड़ सकता है। ईरान किस किस देश को तेल देता है? सबसे बड़ा खरीदार जो अभी बताया था चीन है। ईरान का सबसे बड़ा और मुख्य ग्राहक, ईरान का ज़्यादातर तेल चीन को ही जाता है।
तो देखा होगा चीन को जाता है। चीन को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है, ना आपने सुनी होगी ना देखी होगी। अन्य देश सीमित रूप से जो उससे तेल खरीदते हैं, कुछ एशियाई देश हैं, कई बार सीधे नहीं बल्कि दूसरे देशों के जरिए समुद्र में जहाज बदलकर शिप टू शिप ट्रांसफर किया जाता है। जैसा कि पहले देखा था, ईरान के मुखिया थे, उन्होंने भारत के मुखिया से बात की थी कि जो गैस है वो इस प्रकार से विमान पोतों द्वारा न पहुंचा करके ईरान से एक लाइन डलवा दी जाए भारत के लिए, तो वहाँ जो आवागमन का जो खर्चा रहता है उसकी भी बचत होगी। लेकिन उस समय पाकिस्तान ने दखलंदाजी करके उस कार को रोक दिया था। लेकिन कुछ समय बाद फिर वो पानी के माध्यम से, जो जल डमरू मध्य होता है, उसके माध्यम से गैस की हमारे यहाँ आपूर्ति होती है। इस प्रकार से जो गैस आई जाती है, अभी देख रहे होंगे आप कई जहाज आते हैं गैसों को लेकर के, अभी हाल फिलहाल में आया था, तो भारत के लिए वो बहुत ही गर्व की बात है कि इस प्रकार के युद्ध के दौरान भी ईरान हमारे देश को गैस की आपूर्ति करा रहा है, हमारा साथ दे रहा है। और हमारे जो माता बहनें परेशान होती हैं, जो अभी तक गैस की किल्लत से परेशान हो रही थी, उनके लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है। इसी प्रकार से ईरान पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगे हैं। क्यों लगे हैं? जब कोई देश युद्ध करता है या युद्ध करने के लिए किसी देश को उकसाता है, तो उस पर जो वहाँ की जो देश के मुखिया होते हैं या जो देश उसका अध्यक्ष होता है, वो वहाँ पे प्रतिबंध लगा देता है। ईरान लगभग 10 से 15 लाख बैरल प्रतिदिन तेल निर्यात करता है। तो आप समझ सकते हैं कि ईरान के पास में तेल कितना हो सकता है। ईरान तेल कैसे भेजता है, मुख्य केंद्र क्या है? जैसे बताया था, खार्ग द्वीप है। खार्ग सबसे बड़ा तेल निर्यात बंदरगाह। प्रमुख रास्ता क्या है? जल डमरू मध्य है। दुनिया का लगभग 20% तेल इसी रास्ते से जाता है। जो पानी के जहाज होते हैं उनके द्वारा ये तेल का ईरान सबसे ज़्यादा आयात, वो ईरान निर्यात करता है सबसे ज़्यादा। इस प्रकार से देखिए, ये भारत का नक्शा है, ये चीन है, और ये क्या है? पाकिस्तान है। पाकिस्तान, ये क्या है? अफगानिस्तान है, ये ईरान है। तो यहाँ पर, और ये इजराइल के, इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है? युद्ध चल रहा है। तो ये जो टैंक दिख रहे हैं हमें तेल के, 2017 में 2023 में यहाँ पर कितना था? पहले 26%, फिर उसके बाद में 2023 में तेल का कितना भंडारण हो गया था ईरान के पास में? 51%। अगला है कितने क्षेत्र नष्ट हुए? ये खाली देख रहे हैं, हो सकता है इस प्रकार से खाली हो गए हों। ईरान के अंदर कुल 31 में से 21 प्रांत प्रभावित हुए हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर 31 प्रांत थे, 31 स्टेट थे, उसमें से 21 स्टेट प्रभावित हुए हैं। नुकसान क्या है? हवाई अड्डे, जो ईरान के लिए जो हवाई सेवाएं थी वो पूर्णतः स्थगित हो गई हैं। पूर्णतः हो गई हैं क्योंकि वहाँ किसी भी प्रकार का हवाई जो उड़ान है, वहाँ पे टेक ऑफ हो या लैंड ऑफ हो, वो कुछ भी नहीं हो रहा है। तेल रिफाइनरी है वो वहाँ पे नष्ट हो चुकी हैं। कुछ ही तेल रिफाइनरी अभी बची हैं। गैस फील्ड है वो भी नष्ट हो चुका है। बिजली संयंत्र है, अगर युद्ध होगा बम गिरेंगे, बिल्डिंगें टूटेंगी, नष्ट होंगी, तो सीधी आम बात है कि इस प्रकार की जन हानि होगी, जन धन हानि होगी। उदाहरण क्या है? तेहरान की एक बड़ी रिफाइनरी में आग, साउथ पार्स गैस फील्ड के नुकसान हुआ था। जो हमने देखा था लगभग आपका 16-17 मार्च को जो एक बहुत बड़ा हमला हुआ था अमेरिका की तरफ से, वो इसी पर हुआ था। किस पे हुआ था? एक तेहरान की रिफाइनरी थी, 16-17 मार्च को इस पर सबसे बड़ा हमला हुआ था। और वहाँ की जो तेल रिफाइनरी सबसे बड़ी ईरान की जो थी वो नष्ट हो गई। वहाँ पे गैस के आग के गुब्बारे उठे थे जिससे जहरीली हवा वायुमंडल में गई थी, तो आसपास के जो देश थे उनको भी प्रभावित किया था। अगला है ईरान के बाहर अन्य देश कौन से? ईरान ने कुछ देशों से तेल के ठिकानों पर भी हमला किया था। सऊदी अरब, अब ईरान है, नुकसान मेरा हो रहा है तो मैं भी कोई ना कोई वार करूंगा। इस प्रकार से ईरान ने वार किया था। किस पे किया था? सऊदी अरब, ऐसे यूएई, कुवैत, कतर, इन पे किया था। नुकसान क्या हुआ था इन देशों को? रिफाइनरी बंद या नष्ट, गैस प्लांट प्रभावित, तेल निर्यात टर्मिनल खराब।
तो ये जो ईरान है, ये एक इस्लामिक देश है, इस्लामिक देश या कहें इस्लामिक धर्म देश। क्या कहेंगे इसको? इस्लामिक धर्म देश। और इसकी जो पर्यटक स्थल थे, जो तेहरानी थे, और एक और था वहाँ पर ईरान का, तेहरान के अलावा एक था मरकेस्तान करके था। वहाँ पर क्या था, जो तेल है वो किस प्रकार से बनता है, तेहरान में तेल और गैस बनी हुई वहाँ से जाती थी, इसलिए वहाँ लोग वाग देखने के लिए जाते थे। तो ये हमारा क्या है, ईरान है। ईरान ने किस किस पे अटैक किया था? देखो, कुवैत है, सऊदी अरब है, कतर है, यूनाइटेड अरब है, यूएई है, ओमान है। क्यों? क्योंकि ये सभी किसके साथ थे? अमेरिका के साथ थे। शिया और सुन्नी की लड़ाई थी, ये सभी हम कभी क्लास जब चलेगी उसमें पढ़ाएंगे। शिया सुन्नी की लड़ाई थी, जब से ये देश इस्लामिक थे वो अपने आप में एक अलग धर्म देशों की तरह पहचान बनाने लगे थे और अलग देश बन गए थे। उसी को लेकर के ये लड़ाइयां बराबर चलती आ रही इजराइल और ईरान में। अगला है कुल नुकसान। अब अभी तक तो तेल और गैस का नुकसान था, बिजली का नुकसान था, और वहाँ पर हवाई जहाज, जो अर्थव्यवस्था, किसी भी देश को अर्थव्यवस्था का जो स्रोत होता है, वो सारे स्रोत हैं वो नष्ट हो चुके थे। अब कुल मिलाकर के वहाँ पे क्या क्या नुकसान हुआ? ऊर्जा क्षेत्र में हुआ है, कई तेल और गैस प्लांट हुए हैं, लाखों बैरल तेल सप्लाई प्रभावित हुई है, व्यापार पर असर हुआ है, हार्मज मार्ग बाधित हुआ है, दुनिया में तेल संकट है, आर्थिक नुकसान अरबों डॉलर का नुकसान है, तेल निर्यात में गिरावट है। अब जब किसी भी देश से युद्ध चलता है, जब दो देशों के बीच में युद्ध चल रहा है, इसमें तो तीन देश हैं, अमेरिका, इजराइल, एक तरफ ईरान है। अगर इस समय किसी भी देश से कोई भी सामान लेता है तो वो उसका दोस्त माना जाता है, और दूसरा देश के लिए वो दुश्मन बन जाता है। तो वो दूसरा देश है, वो जिसके वो खरीद रहा है या बेच रहा है, उस पर भी आक्रमण कर सकता है। तो युद्ध के समय में कोई भी हो, या दो व्यक्तियों की लड़ाई के बीच हो, या दो देशों का युद्ध हो, दो परिवारों का झगड़ा हो, उसके बीच में अगर कोई तीसरा आता है तो उसको उसका दोस्त मान लिया जाता है, एक पार्टी द्वारा उसका दुश्मन मान लिया जाता है। इसी प्रकार से ये चलता है। तो अभी बहुत से देश हैं वो गैस और तेल के लिए अभी किसी भी प्रकार की मदद नहीं ले रहे हैं, ना ईरान से ना अमेरिका से। अगला है एनवायरमेंटल, पर्यावरण को नुकसान। इस जब भी कोई देश के बीच में गृह युद्ध होते हैं उनमें पर्यावरण पर इतना प्रभाव नहीं होता है, लेकिन जब वो इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर युद्ध होता है, मिसाइलों के द्वारा, बमों के द्वारा, परमाणु बम, हथियार बम जो भी होते हैं उनके द्वारा किया जाता है, तो उससे सबसे ज़्यादा प्रभावित वायुमंडल होता है। वायुमंडल प्रभावित होने से वहाँ का जलमंडल है वो प्रभाव होगा। तो वहाँ पर आने वाली जो नस्लें होंगी, आने वाली जो पीढ़ी होंगी, वो किसी भी प्रकार की अपाहिज, अपंग जो भी है, लूले, लंगड़े, बहरे, इस प्रकार अंधे, काने, लूले, इस प्रकार से वहाँ जो जनसंख्या उत्पत्ति होगी तो वो उसके लिए बहुत ही अभिशाप कहें एक तरह से, या नुकसानदायक ऐसा रहेगा। तो क्या है? एयर पॉल्यूशन, आग और धमाकों से जहरीला धुआं, हवा की गुणवत्ता खराब हो गई, वाटर पॉल्यूशन, तेल समुद्र में फैलना, समुद्री जीवों को नुकसान। अब जब वो समुद्र के किनारे है, ईरान है वो समुद्र के किनारे है, किनारे होने से वहाँ पर जो भी नुकसान हो रहा है, जो तरल पदार्थ के रूप में बह रहा है तो वो समुद्र में जा रहा है, समुद्र में जाने से वहाँ के जो समुद्री जीव हैं उनको बीमारियां हो रही हैं, या वो नष्ट हो रहे हैं, मर रहे हैं। तो उससे क्या होगा? जो प्राकृतिक वस्तुएं, चीजें, या जानवर या मनुष्य जो भी होते हैं उनको अगर आहत होती है, नष्ट होते हैं, या
उनको परेशानी होती है तो प्रकृति जरूर उनको सजा देती है। तो इस प्रकार से वो जनधन हानि हो रही है वहां पर। अगला पॉइंट है ह्यूमन इम्पैक्ट, लोगों पर असर क्या है। अरबों डॉलर का नुकसान, तेल की कीमत बढ़ी, कई देशों की इकोनॉमी प्रभावित हो गई, लोग घर छोड़ने पर मजबूर हो गए, घायल और मौतें, जीवन स्तर खराब। देखो ये लाइन कितनी है हमारी 6, लेकिन ये 6 लाइनों में हमारा जीवन और आने वालों का जो जीवन है उन सब का इसमें एक कहते हैं ना व्याख्या लिखा हुआ है। क्या लिखा है, वहाँ का जो पैसा है वो खत्म, सब कुछ खत्म, जो कुछ करना है नए सिरे से करना है, लेकिन नए सिरे के लिए हमें कुछ बनाना होगा, हमें कुछ पाना होगा, वो भी हमें बनाने के लिए उपलब्ध नहीं है, पाने के लिए उपलब्ध नहीं है, तो हम कहाँ से लाएंगे, कैसे लाएंगे। तो वो भी अपने आप में एक संघर्ष हो जाता है, अपने आप में एक चुनौती हो जाती है। तेल की कीमतें बढ़ी वहाँ पे भी बढ़ी, आसपास के देशों में भी बढ़ी, देशों में बढ़ी तो आसपास की जनता भी प्रभावित हुई उससे। कई देशों की इकोनॉमी प्रभावित हो गई, जैसे लोग घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। जो ईरान है, इजराइल है, अमेरिका है, वहाँ पर देखा होगा प्रोटेस्ट चलने लगा है। अमेरिका में तो बहुत बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट चल रहा है कि हमें अब शांति चाहिए, हमें युद्ध नहीं चाहिए, युद्ध में बर्बादी है, हमारा जो देश है बहुत पीछे चला जाएगा। लेकिन वहाँ के जो मुखिया हैं वो अभी मानने को तैयार नहीं है, उन्हें अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ना है। लड़ाई लड़ते लड़ते हो सकता है एक दिन या तो अमेरिका का सब कुछ खत्म हो जाए या ईरान का सब कुछ खत्म हो जाए, ये एक दूसरे की शक्ति पर निर्भर करता है। वहाँ का जो जीवन स्तर है वो भी एक तरह से खत्म हो जाता है, तो लोग उस जगह को, उस देश को वहाँ छोड़ने को लिए मजबूर हो जाते हैं। कहते हैं ना, जब मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं कहीं भी जाऊंगा, मैं भीख भी मांग लूंगा, मैं वहाँ पर कुछ भी काम करने के लिए तैयार रहूंगा, क्योंकि मुझे पता है आज मेरा नहीं है लेकिन आने वाला कल जो है वो मेरा है। इस उम्मीद में वो उस जगह को छोड़ देते हैं। अब ग्लोबल इम्पैक्ट, दुनिया पर असर, इन देशों से, जो 3 देश हैं, इन आपस की लड़ाई से दुनिया में क्या असर हुआ है। सबसे ज्यादा नुकसान तेल रिफाइनरी, गैस फील्ड, बिजली प्लांट। दुनिया का असर तेल महंगा, सप्लाई कम, आर्थिक संकट, डीजल पेट्रोल महंगा, महंगाई बढ़ी। इस प्रकार का जो संकट है, इस प्रकार का जो नुकसान है, वो दुनिया के सभी देश नुकसान उठा रहे हैं। क्यों उठा रहे हैं? 3 देशों की वर्चस्व की लड़ाई की वजह से। अंतिम सार हमने अभी देखा, पढ़ा या जाना, उसका जो अंतिम सार क्या है, मुख्य खरीदार क्या है? चीन है। निर्यात 10 से 15 लाख बैरल प्रतिदिन। मुख्य रास्ता वही खार्ग द्वीप, जल डमरू मध्य द्वारा। ईरान में नुकसान, 21 प्रांत प्रभावित हो गए, लगभग खत्म ईरान। इस प्रकार का जो संकेत है, इस प्रकार की जो जानकारियां विभिन्न चैनलों द्वारा, विभिन्न न्यूज द्वारा, वहाँ के लोकल जो खबरें आ रही हैं, उससे ये यहाँ तक आंकड़ा पहुँचा है कि वहाँ के 21 प्रांत प्रभावित हुए हैं। अन्य देश, खाड़ी देशों में भी नुकसान हुआ। वैश्विक असर, तेल संकट जैसा देख रहे होंगे। हालांकि अभी भारत में इस प्रकार की कोई समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी सभी भारतवासियों से मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि जितना जरूरी हो उतना तेल खर्च करें, जितना जरूरी हो उतना आना जाना करें, जितना जरूरी हो उतना वाहन को कम चलाएं, और अनावश्यक किसी भी प्रकार का तेल हो, गैस हो, नुकसान न पहुंचाएं, जिससे कि एक व्यक्ति जो उसके बिना नहीं रह सकता उसको भी एडजस्ट करने के लिए जरूर सिखाएं। इस प्रकार की आप सभी को मैं एक सलाह देना चाह रहा हूं। बस इसी प्रकार से आप खुश रहें, मस्त रहें। इस प्रकार की जो महामारी कहते हैं, महायुद्ध चल रहे हैं, उस बीच में हमारा देश एकदम शांति से रह रहा है। इससे गौरवान्वित और कोई देश हो नहीं सकता। हमें अपने देश पर गर्व है कि हमने उस धरती पर जन्म लिया जहाँ किसी भी प्रकार की लड़ाई झगड़ों से दूर रखा जाता है।
हमें सिखाया जाता है, शांति का पाठ पढ़ाना सिखाया जाता है, उसी क्रम में हम रहेंगे आप सभी से। ठीक है, आज के लिए विदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।